गुड इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग भाई। मैं विजेंद्र सिंह खैरिया अपने निजी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि अपने जो छठे यूनिट के जो नोट्स थे ऑनलाइन कंप्लीट हो चुके थे वीडियोस में, और अपना अभी पहला यूनिट चल रहा है क्योंकि 1 से 3 नंबर तक के यूनिट्स अपने रह रहे हैं जिनके वीडियोस अपन ने अभी नहीं बनाए हैं। तो उन वीडियोस को बनाने के क्रम में आज मैं बनाऊंगा विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि कल हमने जो बनाया था वो था विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आज जो अपन बनाने वाले हैं वो है विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसके अलावा एक दो पॉइंट अपन और भी करने की सोचेंगे। देखो भाई, आप ध्यान दीजिए, मैं इसे थोड़ा साफ सा कर लेता हूं। तो आज का जो अपना पॉइंट है वो क्या है, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप सभी को पता होना चाहिए कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। जब परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत प्रकार के दो आवेश एक दूसरे के अति निकट रखे हों तो उस बनने वाली अवस्था को हम क्या कहते हैं, उस बनने वाले अवयव को क्या कहते हैं, उस सिस्टम को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके सामने अब मैं चित्र बना रहा हूं आपका। ये अपने पास कोई द्विध्रुव है जिसका नाम मैंने ए बी नाम दे दिया बेटा। इस ए बिंदु पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है और बी पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। मुझे इसके निरक्ष पर यहां उपस्थित है कोई बिंदु पी जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मापन करना है। ओ से बी की जो दूरी है उसको भी मैं डी मान रहा हूं, और ओ से ए के बीच की जो दूरी है उसको भी मैं स्मॉल डी ही मान रहा हूं। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं ए और बी दोनों से इस बिंदु पी पर काल्पनिक लंब डाल दूंगा मैं। वैसे मैं इनको सीधी रेखा के रूप में दिखा रहा हूं। तो ये हो जाएगा अपना माइनस क्यू के कारण मान लो कि E2, और ए के कारण मान लो कि E1, और ये हो जाएगा अपना यहाँ पे टोटल E। आपको बता देता हूं द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर जो तीव्रता होगी वो कोणीय मानों के द्वारा ज्ञात होगी, ऐसा आप लोगों को आगे पता चलेगा। तो देखिए मैं अभी यहाँ पे इसका घटक और ले लेता हूं। यहाँ पे आ जाएगा अपना E1 cos थीटा, और यहाँ आ जाएगा E2 cos थीटा। यहाँ ऊपर हो जाएगा E1 sin थीटा, और यहाँ नीचे हो जाएगा E2 sin थीटा। ऐसे अपने मान आ जाएंगे। ये स्मॉल r है भाई, ये टोटल जो दूरी है O से लेकर के P के बीच की जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल r है। तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 1/2 कर सकते हैं, आप इस पर रूट कर सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे भी ऐसा ही कर सकते हैं आप लोग, r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर हाफ कर सकते हैं इसे भी आप। ये आपको अभी पता चलेगा कि मतलब ये हुए कैसे हैं। देखो भाई, ये तो पाइथागोरस प्रमेय से हो गए दोनों, और इसके घटक लेने की आवश्यकता मुझे इस वजह से पड़ी क्योंकि प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण, दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं वो परिमाण में समान थी और प्रकृति में विपरीत थी। इस वजह से मेरे को इनके घटक लेने की आवश्यकता पड़ी, अदरवाइज मुझे इनके घटक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अब देखो आप अपने पास, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता
देखो आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखो बताओ। बिल्कुल नजर आ रहा होगा आपको ये होगी +2 के कारण देखो क्या है, E1 बराबर KQ अपॉन में AP का स्क्वायर, AP स्क्वायर, समीकरण संख्या 1 हो गई। और -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता T2 बराबर -KQ अपॉन में BP स्क्वायर, 2 नंबर समीकरण हो गई। अब देखो इस चित्र में यदि अपन देखें तो AP और BP दोनों का मान समान है। यहाँ पे KQ प्लस का है और यहाँ पे KQ माइनस का है। इस वजह से मुझे यहाँ पे घटक लेने की आवश्यकता पड़ी। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि यहाँ अपने को घटक लेने की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, 100% अपने को घटक लेने ही पड़ेंगे यहाँ पे। इस वजह से मैंने घटक पहले से ही ले लिए थे। कुल तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। अब देखो यदि मैं यहाँ पे घटक नहीं लेता तो इसका मान 0 हो जाता, लेकिन जब कहीं आवेश उपस्थित हो तो आवेशों की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं हो सकता। और जहाँ चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुव उपस्थित हो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 नहीं हो सकता। जब आप चुंबकीय क्षेत्र वाले यूनिट की स्टडी करेंगे तो वहां पे भी आप लोगों को अक्ष और निरक्ष पर तीव्रताएं पढ़ने को मिलेंगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी वो, लेकिन वहां पे भी उनका मान परिणामी जो मान होगा वो 0 नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे भी आपके ध्रुव उपस्थित रहेंगे, इस वजह से 0 नहीं होगा वो मान। देखो भाई, हम इस चुंबकीय क्षेत्र के 2 प्रकार के घटक प्राप्त करते हैं। एक होते हैं अपने लंबवत घटक, एक होते हैं लंबवत घटक। अब ये लंबवत घटक कौन कौन से हैं इसके बारे में आप बताइए, कौन कौन से हैं लंबवत घटक? लंबवत जो घटक हैं वो क्या हैं? E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, क्योंकि अपना द्विध्रुव तो इस प्रकार से है AB, तो ये इसके परपेंडिकुलर, इस वजह से इनको लंबवत घटक कहेंगे। E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा, ये एक दूसरे को परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण, देखो बेटा E2 की दिशा तो है O से P की ओर, और जो E1 है उसकी दिशा कहाँ है? P से O की ओर है, विपरीत है और परिमाण में समान भी है, इस वजह से एक दूसरे को निरस्त करेंगे। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूं निरस्त, निरस्त कर देंगे तो एक दूसरे को, आप समझ जाना इसमें। और समानांतर घटकों के बारे में बताता हूं। दूसरे घटक जो है समानांतर घटक, समानांतर घटक ये कौन से होंगे? ये वाले होंगे E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, क्योंकि कोण के बनने की दिशा में बन रहे हैं, इस वजह से इनको समानांतर घटक कहते हैं। ये होंगे E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा। ये दोनों घटक परिमाण में समान भी हैं, दिशा में समान भी हैं। परिमाण में भी समान है, दिशा में भी समान है, इस वजह से एक दूसरे में ऐड होंगे, जुड़ेंगे और परिणामी विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेंगे। तब परिणामी विद्युत क्षेत्र, तब परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे लिखेंगे भाई? E बराबर E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा, ये दोनों घटक आपस में जोड़ दिए। अब देखो आप समीकरण 1 और 2 पर विचार करो। क्योंकि AP और BP एक दूसरे के समान है, KQ और KQ भी एक दूसरे के समान है, प्रकृति में विपरीत है तो क्या हो गया, लेकिन है तो समान ना। इस वजह से चूंकि AP बराबर BP बराबर R² प्लस D² की पावर 1/2 तथा
आवेश का परिमाण भी समान है, आवेशों का परिमाण भी समान है, अतः E बराबर मैं लिख सकता हूं E1 cos थीटा प्लस में E1 cos थीटा। मैंने E2 को भी क्या बता दिया भाई, E1 ही बता दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि E1 और E2 अपने को दिख रहे हैं एक दूसरे के समान ही हैं, क्योंकि AP और BP एक दूसरे के समान है, इसलिए ये भी समान है। ठीक है भाई, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, अपने पास हो जाएगा E बराबर 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा हो जाएगा। अब मान रख दो आप लोग, समीकरण संख्या नाम दे दो इसे, समीकरण संख्या 3 होगी मेरे हिसाब से, 3 नंबर होगी भाई। देखो अब त्रिभुज को देखो, त्रिभुज AOP से, त्रिभुज AOP से cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, मतलब D बटे में R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 1/2। इसको समीकरण संख्या 4 नाम दे दो आप। अब देखो किस किस समीकरण को काम मिलेंगे, समीकरण 1 को काम मिलेंगे, समीकरण 3 को काम मिलेंगे और समीकरण 4 को काम मिलेंगे। रखना क्या है, करना क्या है, वास्तव में करना हमें यह है कि समीकरण संख्या 3 में 1 से और 4 से मान रखने हैं। मैं इसको थोड़ा सा घुमा लेता हूं बेटा, अभी रुको, एक बार इधर घुमा लेता हूं थोड़ा सा इसे, है ना, ताकि सारा का सारा मटेरियल जो है एक में ही आ सके अपना। तो समीकरण 1, 3 तथा 4 से, समीकरण 1 से 3 से और 4 से क्या हो जाएगा, E बराबर 2 तो बेटा ये वाला E1 का मान रख दो गुणा k क्यूब अपॉन में R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 1/2 की होल पावर कितनी, स्क्वायर, इनटू का निशान लगा दो, D अपॉन में R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर कितनी, 1/2। मैंने सारी चीजें खोल करके लिख दी हैं, इस प्रकार से है भाई ये। तो अब देखो ये जो पावर है ये तो इस पावर को कैंसिल करेगी, तो पावर यहाँ पे तो 1 बचेगी और ये आधी ही पावर रहेगी। तो E बराबर मैं आगे लिख सकता हूं कि भाई k क्यू गुणा 2D बटे में R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर बताओ भाई कितनी, 1 तो पावर यहां से मिल जाएगी और आधी पावर यहां से, तो 3/2 कर सकता हूं मैं इसे, अरे 3/2 कर सकता हूं ना, तो 3/2 कर दिया भाई। अब चूंकि Q गुणा 2D बराबर P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा माना R इज ग्रेटर देन D, तब D स्क्वायर को निरस्त करने पर, तब D स्क्वायर को निरस्त करने पर, तो भाई आगे देखो क्या लिखेंगे, E बराबर क्या होगा, KP, क्योंकि Q गुणा 2D बराबर P हो गया है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, KP अपॉन में R स्क्वायर की पावर 3/2, तो पावर से पावर कट जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, तो E बराबर क्या आ जाएगा, KP अपॉन में R क्यूब आ जाएगा। ये अपने निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है समीकरण संख्या 5 में। समीकरण संख्या 5 में क्या है अपने पास, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अभी देखो, अभी आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, एक बार आप इसको अच्छी प्रकार से समझ लीजिए। देखो ये अपने पास क्या है इधर, ये तो हो गया ए बी एक द्विध्रुव हो गया, इसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू 2 आवेश ले लिए, इनके मान लिख लिए, E1 का E2 का, दोनों को जोड़ लिया, जुड़ते हैं तो दोनों एक दूसरे को 0 कर देंगे, तो 0 हो नहीं सकता।
इसकी इस वजह से घटक लेंगे, लंबवत घटक एक दूसरे को निरस्त करेंगे, समानांतर घटक एक दूसरे में जुड़ेंगे, ये जुड़ गए यहाँ पे। क्योंकि एपी और बीपी समान है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 1/2, और आवेशों का परिमाण भी समान है, इसलिए E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा कर दिया। फिर 2E1 cos थीटा हो गया। त्रिभुज AOP को काम में ले लिया, त्रिभुज इसको AOP को, इसमें cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण हो गया, d बटे आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 1/2 हो गई। अब समीकरण 1, 3, 4 से मान रख दिए, इसमें काटा पीटा इसको, तो अपने पास बचा Q गुणा 2D अपॉन में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि Q गुणा 2D बराबर में P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और R इज ग्रेटर देन D मान लिया, तो D स्क्वायर को निरस्त कर दिया, तो अपने पास एट लास्ट मान आ गया E बराबर KP अपॉन R क्यूब। E बराबर KP अपॉन R क्यूब। अब देखो भाई, अक्ष और निरक्ष पर चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात देखेंगे। अब क्या देखेंगे? अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात देखेंगे। देखो आप, इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूं, थोड़ा ही मिटाऊंगा मैं, ज्यादा नहीं मिटाऊंगा। बस इतना ही मिटा लेते हैं, ज्यादा नहीं। अक्ष तथा निरक्ष पर, अक्ष तथा निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात, अनुपात, ये एक छोटा ही पॉइंट है, भी ज्यादा बड़ा नहीं है। क्योंकि द्विध्रुव के अक्ष पर, क्योंकि द्विध्रुव के अक्ष पर, क्योंकि द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान या विद्युत क्षेत्र, बताओ भाई, द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? किस समीकरण से पता करते हैं हम लोग? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ई ए बराबर, बेटा मैं ई ए अपनी तरफ से लगा रहा हूं, एक्सिस के लिए ए लगा दिया मैंने, बराबर में 2kp अपॉन में आर क्यूब। समीकरण संख्या 1 हो गया है, ठीक है। तथा निरक्ष पर, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या है भाई? अभी थोड़ी देर पहले देखा अपन ने, विद्युत क्षेत्र का मान ई एन, इसको निरक्ष को मैंने एन कर दिया, ई एन बराबर नॉन एक्सिस के लिए ई एन बराबर KP अपॉन आर क्यूब। समीकरण संख्या ये 2 हो गई। क्या अभी बताने की आवश्यकता है कि अब इनमें अनुपात क्या होगा? है भाई, अभी भी इनमें अनुपात ज्ञात बताने की आवश्यकता है क्या? शायद नहीं होगी, चलो मैं बता ही देता हूं आपको। समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, अब इधर साइड में लिख देते हैं, यहां इधर से थोड़ा सा मिटा करके, इधर से कंप्लीट ही मिटा देते हैं, ये लो कंप्लीट ही मिटा दिया इधर से। ये देखो, अब समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, तो ई ए अपॉन ई एन, ई ए अपॉन में ई एन बराबर 2kp अपॉन में आर क्यूब, गुणा का निशान लगा के उल्टा पटक दो, इसको बेटा उल्टा ही पड़ेगा ना ये, तो आर क्यूब अपॉन में KP। अब KP से KP कट जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, तो अपने पास और कुछ नहीं, ई ए अपॉन में ई एन बराबर 2/1, मतलब 2:1 मिल गया, तो ई ए अनुपात ई एन बराबर 2:1 हमें ये मिल गया भाई। तो यह समीकरण संख्या 3 क्या बता रही है? विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष और अक्ष और निरक्ष पर तीव्रताओं का अनुपात क्या होता है? 2:1 होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपको इसमें कोई कमी नजर आए तो आप प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइए।
जिससे मैं इसमें आवश्यक सुधार कर सकूं। ठीक है भाई, और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू।